नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम अपनी जो बातचीत हमारी चल रही है वो भारतीय राज्य व्यवस्था के रिवीजन के क्रम में चल रही है और हम भारतीय राज्य व्यवस्था का रिवीजन प्रश्नों के माध्यम से कर रहे हैं और प्रश्नों के माध्यम से जो संबंधित संविधान का 22 भाग है उसके प्रावधानों को प्रश्नों के माध्यम से तैयार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस क्रम में हमारी जो बातचीत चल रही है वो संविधान के भाग 6 तक हो चुकी है। संविधान के भाग 6 में राज्य के बारे में प्रावधान किया गया है। हमने राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायालय, इन सब महत्वपूर्ण बातों पर, महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रश्नों के माध्यम से उन्हें तैयार कर लिया है। और अब आगे हम बात करेंगे संविधान के भाग 7। संविधान का भाग 7 निरसित कर दिया गया है, संविधान में अब नहीं पाया जाता। तो महत्वपूर्ण रूप से हमारी यह बातचीत होने वाली है संविधान के भाग 8 पर। संविधान के भाग 8 में उन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है जिन्हें हम संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं, संघ शासित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आते हैं। इन पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो महत्वपूर्ण रूप से इनका जो प्रशासन है वो केंद्र या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्देशन में होता है। और वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन क्षेत्रों के विषय में शासन प्रक्रिया किस प्रकार से संचालित की जाती है, क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसको हम तैयार करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो उस पर हमारी बातचीत अब होगी और प्रश्नों के माध्यम से उन्हें तैयार करेंगे। संविधान के भाग 8 में इनका प्रावधान है संघ और राज्य क्षेत्र। और जो संबंधित अनुच्छेद है उसकी अगर हम बात करें तो जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक है। तो हम प्रश्नों के माध्यम से तैयार करेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, आप केंद्र शासित प्रदेश के विषय में बात कीजिए और प्रश्नों के माध्यम से प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हम तैयार करेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से स्टेटमेंट गलत है संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन एक कह रहा है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और दूसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता है। और तीसरा कथन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं हो सकती। उपरोक्त में से सही कथन है या है, ये आपको बताने हैं। और आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो साथियों, जब हम संघ शासित क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, उनके प्रशासन के बारे में बात करते हैं, तो प्रमुख रूप से राष्ट्रपति के पास ये जिम्मेदारी है उस क्षेत्र या संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन के विषय में। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रशासक को नियुक्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति किसी प्रशासक को नियुक्त कर सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति किसी आस पड़ोस के राज्यपाल को संबंधित जो पास में संघ शासित क्षेत्र है उसके प्रशासक या उपराज्यपाल की जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 1 और 2 आपका सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। केवल 1 और 2 स्टेटमेंट इस संबंध में सही है। और संबंधित अनुच्छेद अगर उसकी बात करें तो 239 1 और 239 2 इस संबंध में प्रावधान करते हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े तो हम प्रश्न संख्या 1 के बाद अब बारी प्रश्न संख्या 2 की, कि संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास होती है, उसी के संबंध में वो राज्यपाल या फिर प्रशासक को नियुक्त कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न हम वहां की न्यायिक व्यवस्था से संबंधित है कि निम्नलिखित प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था से संबंधित है। तो संविधान में ऐसा ही प्रावधान किया गया है कि संघ शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। तो आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 242। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 241 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है कि संघ शासित क्षेत्रों के लिए न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान था संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में कि वहां की प्रशासन कैसे हो सकता है, वहां की न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करेगी। और जो महत्वपूर्ण प्रावधान आपको इस संबंध में ध्यान रखना है संविधान के भाग 8 से, जहां प्रश्न बनने की अक्सर संभावना होती है, तो उसकी अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण रूप से आप याद रखेंगे जो संविधान का अधिनियम, जो संशोधन अधिनियम था 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट,
उसे आप ध्यान में रखेंगे। 69वां संविधान संशोधन आप ध्यान में रखेंगे। इसके संबंध में दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। और अगर हम संबंधित अनुच्छेद की बात करें, जो दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में स्थापित करती हैं, तो संबंधित जो अनुच्छेद है उसे भी आप ध्यान में रखेंगे और याद रख लेंगे कि यहाँ से प्रश्न अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो दिल्ली को विशेष राज्य और विशेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में स्थापित करता है। आगे बढ़े तो हम अब संविधान के भाग 8 के बाद हमारी है संविधान के भाग 9 के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है स्थानीय शासन के बारे में। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रदर्शित करती है, अर्थात शासन का जो क्षेत्र है, लोकतंत्र का जो स्वरूप है, वो विकेंद्रीकृत रूप में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, हमारे गांव में भी देखने को मिलता है, जिसे हम पंचायत के रूप में जानते हैं। तो पंचायती शासन व्यवस्था भारत की आधारभूत इकाई है, लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई है। तो उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, सबसे पहला, ये मूल रूप से संविधान में शामिल नहीं थे, व्यवहारिक रूप से भारतीय क्षेत्रों में मौजूद थे, लेकिन संवैधानिक दर्जा इन्हें देने की जो प्रक्रिया थी उसे करने में थोड़ी देर हुई। समय समय पर इसे विकास कार्यक्रम चलाया गया और समितियां गठित की गई। फिर कई समितियों के अध्ययन के पश्चात वहां पर इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, संविधान में इन्हें शामिल किया गया। तो क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, कौन सी समितियां हैं और कौन से कार्य संचालित किए जाते हैं, किस प्रकार से इन्हें शक्तियां प्रदान होती हैं पंचायतों को, नगर पालिकाओं को, उन्हीं सब प्रावधानों पर आधारित हम प्रश्नों के माध्यम से उन्हें तैयार करेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं संविधान का भाग 9, जिसमें पंचायत के बारे में उल्लेख है और जो संबंधित अनुच्छेद है इसके संबंध में उसकी बात करें तो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 अ तक का जो प्रावधान है संविधान में, वो पंचायती शासन व्यवस्था से संबंधित है। फिर हम प्रश्नों पे आते हैं और पहला प्रश्न आपके लिए है, प्रश्नों का जवाब अभी तक आप लोग दे चुके होंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। आपके ऑप्शन है 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां, 74वां या 86वां। 86 कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आप सबको पता है, ज्ञात है बेहतर तरीके से कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि किया गया 1992 में, इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आप ध्यान में रखेंगे 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और इसे संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो उस पर भी हम प्रश्न करके उसको तैयार करेंगे, आगे प्रश्न आपको मिलेगा वहां से भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 स्टेटमेंट का प्रश्न है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं कौन सी स्टेटमेंट सही कथन है। पहला, पंचायती राज के संबंध में प्रश्न ये है कि पंचायती राज के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि ग्राम सभा पंचायती राज की आधार इकाई है और दूसरा स्टेटमेंट है कि ग्राम सभा का उल्लेख संविधान में किया गया है और तीसरा स्टेटमेंट है कि ग्राम सभा की शक्तियां संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आपको सही कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3, अर्थात तीनों स्टेटमेंट सही है। बताइए पंचायती राज के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो ग्राम सभा पंचायती राज की आधार इकाई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट की ग्राम सभा का उल्लेख संविधान में किया गया है, ये भी सही है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट ग्राम सभा की शक्तियां संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। जो ग्राम सभा को या फिर पंचायती राज व्यवस्था को शक्ति देने, उनके कार्यों को निर्धारित करने का काम है, ये संसद द्वारा नहीं बल्कि राज्य की जो विधानसभा है उसके द्वारा किया जाएगा, न कि संसद द्वारा। विधानसभा के ऊपर एक उत्तरदायित्व है कि वो पंचायतों को शक्तियां प्रदान करे। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ग्राम सभा का उल्लेख संविधान में किया गया है, इसके संबंध में जो संवैधानिक अनुच्छेद है उसकी अगर बात करें तो ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के 243
का में किया गया है। 243 में पंचायतों की परिभाषा है और 243 का में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है एक संविधान का। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ग्राम सभा पंचायती राज की आधार इकाई है और दूसरा स्टेटमेंट की ग्राम सभा का उल्लेख संविधान में किया गया है अनुच्छेद 243 का में। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 2 के बाद अब प्रश्न संख्या 3 पर हम आते हैं और प्रश्न संख्या 3 है पंचायतों से जुड़ी समितियों पर सवाल है। निम्न में से किस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के गठन का सुझाव दिया? ये आपको बताना है कि कौन सी समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के गठन का सुझाव दिया था। आपके ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, और ऑप्शन सी हनुमंत राय समिति, और ऑप्शन डी जी.वी. राव समिति। कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। तो साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के गठन का जो सुझाव दिया था वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था और बलवंत राय मेहता समिति को ही महत्वपूर्ण समिति के रूप में जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, बलवंत राय मेहता समिति इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया था और इसका जो गठन है बलवंत राय मेहता समिति का, वो गठन वर्ष भी आप ध्यान में रखेंगे और बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 है। इसका गठन 1957 में किया गया था। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। फिर उसके बाद इस समिति का गठन किया गया, उसका अध्ययन किया जाए किस प्रकार से पंचायती शासन व्यवस्था कार्य करेगी क्षेत्रों में। तो इन्होंने सुझाव दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के गठन किया जाए, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। महत्वपूर्ण समिति है बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में गठन किया गया। इसने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के गठन का सुझाव दिया, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 3 के बाद अब बारी प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में आपके 3 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो प्रश्न है कि पंचायती राज में आरक्षण के संबंध में सही कथन बताइए। पहला कथन है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। दूसरा कथन है कि महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण अनिवार्य है और तीसरा कथन है कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अनिवार्य है। आपको सही कथन बताने हैं पंचायती राज में आरक्षण के संबंध में। आपके ऑप्शन केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती शासन में आरक्षण प्रदान किया गया है। एसटी समुदाय को आरक्षण प्रदान किया गया है, महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे कि जो लोकतंत्र की खूबसूरती है था सभी का प्रतिनिधित्व उसमें शामिल हो सके, सभी समुदाय उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। तो महिला वर्ग को और जो वंचित वर्ग हैं, गरीब जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको आरक्षण प्रदान किया जाता है। लेकिन जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसमें हमें शामिल देखने को मिलता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है, ये स्टेटमेंट सही है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण या 33% का आरक्षण है अनिवार्य है, ये भी सही है। लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अनिवार्य नहीं है, बल्कि समय समय पर राज्य सरकार इनके लिए सीटों को आरक्षण देती है। तो ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कब इन्हें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कब देगी। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और समय समय पर उसको वो जो है आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए जारी करती है। ये अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और जो सही जवाब होगा 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों सही हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अनिवार्य नहीं है, बल्कि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 के बाद अब बारी है प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 की हम देख रहे हैं। तो प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पहली बार पंचायत चुनाव किस राज्य में संपन्न हुआ, ये आपको बताना है। जब 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हो गया, अप्रैल 92 में, तो कौन सा राज्य पहली बार इस संशोधन के माध्यम से, इस नए अधिनियम के माध्यम से अपने यहाँ पंचायत चुनाव को संपन्न कराया, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश,
और डी उत्तर प्रदेश। तो बताइए कौन सा राज्य था। साथियों, सबसे पहले इस संशोधन अधिनियम के बाद सबसे पहला जो पंचायत चुनाव था वो मध्य प्रदेश राज्य में संपन्न हुआ। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ था 1992 के संशोधन अधिनियम के बाद जो पहला चुनाव था। उसके बाद आपको राजस्थान भी ऑप्शन में दिख रहा है, तो राजस्थान के नागौर में 1959 में पहली बार राजस्थान के नागौर में पंचायतों का गठन किया गया था। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ तो 1992 के बाद इस अधिनियम के द्वारा जो पहला चुनाव हुआ वो मध्य प्रदेश में हुआ। इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में, पंचायती शासन के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका अभ्यास आप कर लिए। लेकिन यहाँ जो अक्सर जहां से प्रश्न हमें देखने को मिलता है जिन तो पंचायत के शासन के संबंध में, तो उन्हें आप ध्यान रखें। तो कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो अक्सर हमें प्रश्न के रूप में देखने को मिलते हैं, तो उन्हें आप ध्यान में रखिए। तो महत्वपूर्ण समितियों की बात करें तो 1957 में सबसे पहले गठित की गई समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। फिर 1963 में संस्थानम समिति है, फिर अशोक मेहता समिति है, फिर जीवी के राव समिति है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है और फिर गॉडगिल समिति है। इन समितियों को आप ध्यान में रखेंगे, इनका क्रम ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्रम से प्रश्न पूछा जाता है। और फिर महत्वपूर्ण जो सिफारिशें हैं इन समितियों के द्वारा वहां से हमें प्रश्न देखने को मिलता है। जैसे अभी एक प्रश्न के रूप में हमने देखा कि जो त्रिस्तरीय पंचायत संरचना प्रणाली है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, उसकी बात 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर राजनीतिक दलों की शामिल करने की, पंचायती चुनाव में राजनीतिक दलों को शामिल करने की जो की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, जो महत्वपूर्ण समितियों की सिफारिशें हैं, वहां प्रश्न देखने को हमें मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जहां से प्रश्न देखने को मिलता है मिलान करने के क्रम में, मिलान वाले प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो उन महत्वपूर्ण अनुच्छेद को भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि 243 का में ग्राम सभा है, इसकी इस पर हमें प्रश्न भी किया। 243 में पंचायतों की परिभाषा है, 243 का में ग्राम सभा है, 243 ख में पंचायतों का गठन है, 243 ग में पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान है और 243 घ में वहां पंचायतों में आरक्षण जो कि अभी महिलाओं के लिए 1/3 और एसटी समुदाय के लिए आरक्षण की बात हमने की, तो उसका यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और जो महत्वपूर्ण एक और महत्वपूर्ण समिति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है 243 जिसमें पंचायतों के लिए वित्त आयोग की बात की गई है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े तो अब हम संविधान के भाग 9 पंचायतों की बात की गई है, उस पर प्रश्न कर चुके। तो आगे बढ़ते हैं तो भाग 9 का में नगर पालिकाओं की बात की गई है, अर्थात शहरी जो शासन क्षेत्र है वहां पर स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। तो उस संबंध में प्रश्नों का अभ्यास करें तो जैसे कि यहाँ शहरी शासन में क्या पाए जाते हैं, नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर पंचायत के प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद हैं और उनमें जो उपबंध किए गए हैं उन पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास हम करेंगे और महत्वपूर्ण रूप से इन्हीं से तैयार करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने, तो अगर हम बात करें भाग 9 के क में संविधान के भाग 9 क में नगर पालिकाओं की व्यवस्था है, तो संबंधित अनुच्छेद है वो 243 से लेकर 243 यह 6 तक है। इस अनुच्छेद के जो क्रम है इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है कि नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। तो पंचायती व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया और नगरीय स्वशासन को किस अधिनियम द्वारा शामिल किया गया, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो नगरीय स्वशासन को किस अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया, आपके ऑप्शन 69, 73, 74 या 86 कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कौन सा संविधान संशोधन था। साथियों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में ही किया गया था। तो इसके द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में शामिल किया गया। 73वां आपका पंचायत शासन से संबंधित है, इसे अभी हमने देखा।
तीसरा आपका पंचायत से संबंधित है। चौहत्तरवां आपका नगरीय स्वशासन से संबंधित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें 18 विषय शामिल है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे बढ़े तो दूसरा प्रश्न है कि शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली के संबंध में असत्य कथन चुनना है आपको। शहरी स्थानीय जो स्वशासन प्रणाली है उसके संबंध में 4 कथन दिए गए हैं, 4 प्रावधान दिए गए हैं। चारों में से एक है जो इस प्रावधान से संबंधित नहीं है, शहरी शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है, उसे आपको बताना है। तो एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो कि इससे संबंधित नहीं है और वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया इसे। और ऑप्शन बी कह रहा है कि संविधान में इसे भाग 9 के 1 में शामिल किया गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि 11वीं अनुसूची के तहत इसमें 18 विषय शामिल है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा इसको शक्तियां प्रदान की जाती हैं। तो कौन सा प्रावधान है, कौन सा उपबंध, कौन सा ऑप्शन है जो कि शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली से संबंधित नहीं है, उसके विषय में असत्य कथन है, यही आपको बताना है। साथियों, शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। संविधान में इसके लिए भाग 9 का में शामिल किया गया है, ये भी सही है। और राज्य विधानमंडल द्वारा इसको शक्तियां प्रदान की जाती है, ये भी सही है। और जो इसकी शक्तियां हैं, जो 18 विषय इसको प्रदान किए गए हैं, वो 11वीं अनुसूची में नहीं बल्कि 12वीं अनुसूची में शामिल है, न कि 11वीं अनुसूची में। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा और यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, जिसमें 29 विषय पंचायतों के लिए शामिल किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जिसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं। और बाकी स्टेटमेंट शहरी स्थानीय स्वशासन से जो संबंधित है, उन्हें आप ध्यान में रखेंगे कि 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान का भाग 9 का और राज्य विधानमंडल द्वारा इसको शक्तियां प्रदान की जाती है। तो जो गलत स्टेटमेंट था वो ऑप्शन सी था, 11वीं अनुसूची नहीं बल्कि 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें उसके लिए 29 विषय शामिल किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची स्थानीय शहरी निकाय के स्वशासन से संबंधित है, जिसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं। आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। और प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि आधुनिक भारत में भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, औपनिवेशिक शासनकाल में, जब ब्रिटिश सरकार की सत्ता यहाँ पर थी, तब भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रयास किया गया और पहला नगर निगम स्थापित किया गया था उस समय के जो गवर्नर थे रिपन के द्वारा। और रिपन को इसका जनक माना जाता है स्थानीय स्वशासन का। उसे तो कहाँ पे स्थापित किया था उन्होंने, आपके ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, अवध। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। साथियों, मद्रास में पहली बार भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया, ऑप्शन सी मद्रास इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और किया कौन था उसे भी आप ध्यान में रखें, रिपन का नाम, जिन्हें जनक माना जाता है स्थानीय स्वशासन का। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 3 के बाद अब बारी प्रश्न संख्या 4 की। नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और 3 कथन में से आपको बताना है कि कौन से कथन नगर पालिकाओं के संदर्भ में सही है। पहला कथन है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम 3 प्रकार की नगर पालिकाएं हैं। और दूसरा है नगर निगम केवल महानगर क्षेत्रों के लिए होता है। और तीसरा है सभी राज्यों में नगर पंचायत का गठन अनिवार्य है। सही कथन है या है, कौन से कथन इसमें सही है ये आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, या ऑप्शन सी 1 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बताइए नगर पालिकाओं के संबंध में कितने कथन सही हैं। साथियों, नगर पालिकाओं के संबंध में अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम 3 प्रकार की नगर पालिका शहरी शासन के क्षेत्र में जो स्थानीय शासन प्रणाली है वहां देखी जाती हैं। नगर निगम केवल महानगर क्षेत्रों के लिए होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और सभी राज्यों में नगर पंचायत का गठन अनिवार्य है, ये स्टेटमेंट गलत है।
नगर पंचायत का गठन सभी राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि नगर पंचायत का जो गठन है वो कुछ क्षेत्रों के लिए किया जाता है, सभी के लिए नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। तो स्टेटमेंट एक और दो सही है, तो ऑप्शन आपका ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक और दो स्टेटमेंट सही हैं। और नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम किस प्रकार से एक दूसरे में से संबंधित हैं और किस प्रकार से इनका अंतर है, ये आप देख लें। तो जो नगर निगम है वो बड़े क्षेत्रों के लिए होता है, महानगर क्षेत्रों के लिए होता है। जो नगर पालिका है वो कस्बों और छोटे शहरों के लिए होता है, और नगर पंचायत वहां के लिए होता है, उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है जिनका नगरीकरण हो रहा हो, उन संक्रमण क्षेत्रों के लिए होता है जो अभी शहरीकरण बढ़ते हुए प्रवेश कर रहा हो, अर्थात ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिनका परिवर्तन शहरीकरण में हो रहा हो, उसके लिए नगर पंचायत होती है। छोटे और कस्बी शहरों के लिए नगर पालिका होती है। बड़े महानगर क्षेत्रों के लिए नगर निगम होते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नगर पालिका के संबंध में, स्थानीय शहरी स्थानीय स्वशासन के संबंध में जो प्रश्न थे और जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनका हमने अभ्यास किया। फिर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद हैं उन्हें आप ध्यान में रखेंगे। तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जैसे कि 243 में परिभाषाएं दी गई हैं नगर निगम या फिर शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली की। उसके बाद 243 में नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। फिर 243 में संरचना है, 243 में सीटों का आरक्षण है, 243 में कार्यकाल है, 243 में वित्त आयोग है। तो 243 नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग के गठन की बात करता है। और हमने अभी बात की 243 जो है वो ग्राम पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन की बात करता है। तो 243 पंचायतों के लिए वित्त आयोग, 243 नगर निगम नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से संविधान के भाग 9 का में पंचायतों की व्यवस्था, उस पर महत्वपूर्ण जो प्रावधान, महत्वपूर्ण उपबंध है, उनको तैयार किया गया प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से। फिर संविधान के भाग 9 का में नगर पालिकाओं की बात की गई, उनके जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे, महत्वपूर्ण उपबंध थे, उन्हें प्रश्नों के माध्यम से तैयार किया गया। और आगे बढ़े तो अब बात आती है संविधान के भाग 9 की, जिसमें सहकारी समितियों के गठन की बात की गई है। संविधान के भाग 9 में सहकारी समितियों की बात की गई है। और जो संबंधित अनुच्छेद है उसकी अगर हम बात करें, जो इससे अनुच्छेद संबंधित है संविधान में, वो है अनुच्छेद 243 या जैसे 243 या न, ये अनुच्छेद सहकारी समितियों संबंधित है, जिनका जो संविधान में उपबंध है वो संविधान के भाग 9 में है। तो महत्वपूर्ण प्रावधान और महत्वपूर्ण उपबंध जो हमें याद रखने हैं, जो हमें तैयार रखना चाहिए सहकारी समितियों के संबंध में, उनको हम तैयार करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। आइए प्रश्न करते हैं। और पहला प्रश्न, सहकारी समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं। उन चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सहकारी समिति के संबंध में सही है, ये आपको चुनना है और बताना है। तो पहले पढ़िए स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पहला जो कथन है वो कह रहा है कि इसे 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे संविधान के भाग 9 में उल्लेखित किया गया है। तीसरा है, यह सहकारी समितियों की संरचना, कार्य और लोकतांत्रिक संचालन से संबंधित है। और चौथा स्टेटमेंट है कि यह प्रावधान केवल बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू होता है। तो चारों स्टेटमेंट में से, चारों कथन में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं सहकारी समितियों के संबंध में और कौन से गलत है, ये आपको बताने हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। तो साथियों, सहकारी समितियों के संबंध में अगर हम बात करें तो इसे 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका जो उल्लेख है संविधान के भाग 9 में है, यह भी सही है। और यह सहकारी समितियों की संरचना, कार्य और लोकतांत्रिक संचालन से संबंधित है, संविधान का भाग 9 तो ये भी सही है। लेकिन चौथा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह प्रावधान केवल बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। यह प्रावधान केवल बहुराज्य सहकारी समितियों पर नहीं, जो राज्य सहकारी समितियां हैं उन पर भी लागू होता है। और सहकारी समितियों का गठन जो स्वतंत्र रूप से किया जाता है और राज्य स्तर पर भी होती हैं। कई राज्यों में एक होती है, कई राज्य मिलकर भी करते हैं। तो बहुराज्य नहीं, बल्कि राज्यों
के स्तर पर भी सहकारी समितियों का गठन होता है तो उन पर भी ये प्रावधान लागू होते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट गलत होगा। तो 3 स्टेटमेंट सही हैं आपके। आपका ऑप्शन होगा केवल 3 स्टेटमेंट सही हैं कि सहकारी समितियों को संविधान में 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 का जोड़ा गया। संविधान के भाग 9 में इनका उल्लेख किया गया है। उसके बाद संविधान का भाग जो 9 है वो सहकारी समितियों की संरचना का लोकतांत्रिक संचालन से संबंधित है और यह प्रावधान केवल बहुराज्य सरकारी समिति नहीं, राज्य स्तर पर जो समितियों का गठन किया जाता है उनसे भी संबंधित है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। 3 स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन चुनिए। सहकारी समितियों के संबंध में 4 प्रावधान 4 ऑप्शन के रूप में मौजूद है। एक प्रावधान ऐसा है जो सहकारी समितियों से संबंधित नहीं है, असत्य है, वो आपको बताने हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी कह रहा है कि इस अधिकार पर अनुच्छेद 19(4) के अंतर्गत युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है कि अनुच्छेद 43 में राज्यों द्वारा इसे बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन डी कह रहा है कि सहकारी समितियों का गठन राष्ट्रपति करता है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि सहकारी समितियों के संबंध में असत्य है, वो आपको बताना है। तो सहकारी समितियों के संबंध में हम जब चर्चा कर रहे हैं तो सहकारी समितियां एक मौलिक अधिकार के रूप में है, अनुच्छेद 19 में शामिल है। ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप स्वतंत्र रूप से सहकारी समिति गठित कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए सहकारी समितियों के संबंध में सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी कि इस अधिकार पर अर्थात आपका जो मौलिक अधिकार है समिति गठित करने का, सहकारी समिति बनाने का, इसमें अनुच्छेद 19(4) के अंतर्गत युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये भी सही है। और डीपीएसपी में 43 में राज्य द्वारा इसे बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है, ये भी सही है। लेकिन सहकारी समितियों का गठन राष्ट्रपति नहीं करता, हम स्वतंत्र रूप से इसका गठन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी गलत है। स्वतंत्र रूप से राज्य से सहकारी समितियों बनती हैं और गठित होती हैं। तो ऑप्शन डी गलत जवाब होगा। गलत स्टेटमेंट है इस संबंध में, सहकारी समितियों के संबंध में, और यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़े तो आप इन महत्वपूर्ण प्रावधान जो 3 और महत्वपूर्ण प्रावधान है ध्यान रखेंगे कि सहकारी समिति एक मौलिक अधिकार है और उस पर गठित करने पर युक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं और डीपीएसपी में 43 में ये शामिल है। आगे बढ़े तो अब सहकारी समितियों के बाद हम बात करेंगे संविधान के भाग 9 में हम देख चुके कि 9 में पंचायत, 9 में नगर पालिका और 9 में सहकारी समितियां। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद हैं उसे आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और जो महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसको हमने प्रश्नों के माध्यम से किया, प्रश्नों में उन प्रावधानों को शामिल किया गया जो आपके लिए आवश्यक है, जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। 4 ऑप्शन के रूप में 4 प्रावधान आपके लिए हैं, 4 तथ्य आपके लिए हैं, 4 फैक्ट आपके लिए हैं, जिसे आप ध्यान में रखेंगे और एग्जाम में इन्हें आपको करने में हेल्प मिलेगी। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखें। आगे बढ़े प्रश्न नहीं, अब हम संविधान के भाग 10 पे बात करेंगे। संविधान की जो हमारी यात्रा है, रिवीजन यात्रा, वो निरंतर चल रही है और संविधान के भाग 1 से हमने शुरुआत की थी। महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे उनको प्रश्नों के माध्यम से तैयार किया। फिर भाग 2, इस क्रम में हम पूरे 22 भाग जो संविधान के हैं उनका अध्ययन करेंगे और अभ्यास करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से उन्हें तैयार करेंगे। क्योंकि ये जो प्रावधान है, ये जो उपबंध है, जो तथ्य है, जो फैक्ट है आपके सामने, ये प्रश्न के माध्यम के रूप में ही, प्रश्न के रूप में ही आपके एग्जाम में सामने आने वाले हैं। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इन प्रावधानों को इन्हीं रूप में देखेंगे। तो जिस तरह से हम एग्जाम में सॉल्व करने वाले हैं उसको पहले से अगर हम कर लें, प्रश्नों का अभ्यास कर लें, तो हमारे लिए बहुत ही मददपूर्ण होगा ये और बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमें एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो इस डिवीजन यात्रा में अब हम बात करेंगे संविधान के भाग 10 की, जिसमें प्रावधान है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जिस और जो संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 244 और 244 का। तो आप अनुच्छेद ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र अर्थात ऐसे समुदाय जो विकास की मुख्य धारा में नहीं है, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उनके लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, उन पर शासन, उनकी जो विकास है, उनकी जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से की जाएगी, उनके लिए कुछ अलग प्रावधान किया गया है क्योंकि वो समाज से अलग है।
तो उस संबंध में हम यहाँ पर बात करेंगे और प्रावधान के जो बंध है उन्हें तैयार करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास हमारा वही, पैटर्न हमारा वही कि हम प्रश्न करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से हम जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उन्हें तैयार करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, बताना है आपको, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको और उसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पहला जो कथन है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट केवल आपके लिए सवाल जवाब नहीं बल्कि एक प्रावधान है, एक उपबंध है और यही उपबंध आपको ध्यान में रखने हैं। यही प्रावधान तथ्य के रूप में आपके एग्जाम में सामने आएंगे। तो पहला स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं कि संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि संविधान की अनुसूची 6 में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के संबंध में प्रावधान किया गया है। दोनों स्टेटमेंट पर आप विचार कीजिए और बताइए क्या सही है। ये ऑप्शन है आपके केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो साथियों, संविधान के भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रावधान किया गया है और संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची इन क्षेत्रों और इन समुदायों से संबंधित है, जिनके संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। और इन अनुसूचियों में इनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि इनकी जो परंपराएं हैं, इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, उन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा और इनके लिए अलग व्यवस्था, अलग प्रशासन की बात की जाएगी जिससे इनका कल्याण हो सके और धीरे धीरे इन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि अनुसूची 6 में 4 उत्तर पूर्वी राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2। तो इन राज्यों का नाम याद रखेंगे। अनुसूची 6 में 4 उत्तर पूर्वी राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के संबंध में प्रावधान है और 5वीं अनुसूची में जो अन्य राज्य हैं इनके अलावा जो बच जा रहे हैं वहां के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियों के संबंध में प्रावधान किया गया है। आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 1 के बाद अब बारी प्रश्न संख्या 2 की। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है आपको तथा संविधान का भाग 10 जो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, उनके संबंध में 4 ऑप्शन के रूप में 4 प्रावधान दिए गए हैं। उनमें से एक इससे संबंधित नहीं है, असत्य है, वही आपको बताना है। तो बताइए कौन सा इस क्षेत्र से, इस प्रावधान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। ऑप्शन ए है आपका, राष्ट्रपति के पास किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। दूसरा, राज्यपाल ऐसे क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में संसद को वार्षिक रिपोर्ट देते हैं। और तीसरा, राज्य के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र का प्रशासन जनजाति सलाहकार परिषद द्वारा किया जाता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र में संसदीय विधि को राज्यपाल संशोधित कर लागू कर सकते हैं। साथियों, हम उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, उन समुदाय की बात कर रहे हैं जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है, जो आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं। और तो उसके लिए जो प्रावधान है किया गया संविधान में, सबसे पहले उसकी बात करें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट, पहला कथन कि राष्ट्रपति के पास किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, ये सही है। राज्यपाल ऐसे क्षेत्र के प्रशासन संबंध में संसद को वार्षिक रिपोर्ट देते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। जब राष्ट्रपति के पास अधिकार है तो राज्यपाल इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को ही देते हैं, न कि संसद को देंगे। राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं, तो दूसरा ऑप्शन गलत है, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। और आगे ऑप्शन सी की हम बात करें तो राज्य के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र का प्रशासन जनजाति सलाहकार परिषद द्वारा किया जाता है। अर्थात जो संसद के कानून है, विधानसभा के कानून है, वो एक बार जनजाति सलाहकार परिषद द्वारा उन्हें संशोधित करके ऐसे क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। तो जनजाति सलाहकार परिषद आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद संसदीय विधि को राज्यपाल संशोधित कर लागू कर सकते हैं। अर्थात जो संसदीय विधि पूरे भारत के लिए लागू होती है, ऐसे क्षेत्रों में जाकर उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति और उनकी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार बदल दी जाती है राज्यपाल के द्वारा।
इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी कि राज्यपाल ऐसे क्षेत्र के जो प्रशासन संबंधी रिपोर्ट है वो संसद को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देते हैं। बाकी के जो उपबंध है उन्हें आप ध्यान में रखेंगे कि किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राज्य के अंतर्गत क्षेत्र का ऐसे क्षेत्र का जो प्रशासन है वो जनजाति सलाहकार परिषद द्वारा किया जाता है और संसदीय विधि को राज्यपाल संशोधित कर यहाँ पर लागू करते हैं। तो इन प्रावधानों को आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी कि राज्यपाल ऐसे क्षेत्र का जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देंगे, न कि संसद को। आगे बढ़े उसके पहले इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रावधान, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन्हें आप ध्यान में रखेंगे कि जो जनजातीय सलाहकार परिषद है उसमें 20 सदस्य होते हैं और जो स्वायत्त जिला परिषद है उसमें 30 सदस्य होते हैं और इन्हीं परिषदों के माध्यम से जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र है, वहां पर प्रशासन और शासन की प्रक्रिया चलाई जाती है। इनके पास अधिकार है कि अपने संस्कृति के संरक्षण के लिए, अपनी सामाजिक स्थिति के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे और राज्यपाल संसदीय अधिनियम और विधानसभा के अधिनियमों को यहाँ संशोधित करके लागू करती है जो कि इनके अनुसार होते हैं। तो ये था संविधान के भाग 10 के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनको हमने प्रश्नों के माध्यम से तैयार किया। आगे बढ़े तो हम संविधान के भाग 11 में आते हैं और संविधान के भाग 11 में अब केंद्र राज्यों के आपसी जो संबंध है उनके विषय में प्रावधान किया गया है। संविधान का भाग 11, संविधान का भाग 12 और संविधान भाग का भाग 13 केंद्र और राज्यों के संबंध में जो वित्तीय संबंध है, जो प्रशासनिक संबंध है, जो विधायी संबंध है, जो कार्यपालिका के संबंध है, इन संबंधों के संबंध में प्रावधान करता है और इनकी बात हम अब करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से जो संबंधित प्रावधान है, संबंधित जो तथ्य हैं उनको तैयार करने का प्रयास करेंगे।